नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हर रोज की तरह ही सभी नए दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर वे हमारे चैनल से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, उन्होंने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्ते। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, हम्म। मतदान है। तो अभी अगर आज के दिन में जो चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, तो क्या हम ये कहने की स्थिति में हैं कि दिल्ली की चुनावी तस्वीर कुछ-कुछ साफ हो चुकी है और हम आज यहाँ बैठकर अगर मैं आपसे पूछूँ एक चुनावी विश्लेषक के रूप में कि आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, भविष्य किस दिशा में जा रहा है, तो आप साफ जवाब देने की स्थिति में हैं? देखिए, मेरा साफ जवाब ये है कि दिल्ली के चुनाव की तस्वीर साफ नहीं रही। दिल्ली के चुनाव की तस्वीर पहले साफ थी। आज से 10 दिन पहले दिल्ली के चुनाव की तस्वीर 15 दिन पहले ज़्यादा साफ थी। तब साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था कि आम आदमी पार्टी आगे है और इतनी आगे है कि वो चुनाव जीत जाएगी, भले ही उसकी सीटें कम हो जाएँ और कुछ वोट कम हो जाएँ। आज की स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी अभी भी भाजपा से आगे है, लेकिन वो इतनी कम आगे लगाई दिखाई पड़ रही है कि कई बार मन में ये शक पैदा होने लगता है कि पता नहीं चुनाव का परिणाम क्या होगा। अ, इसमें उसके 3 बड़े कारण हैं, 4 बड़े कारण हैं उसके जिसकी वजह से ये हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो अ वोटर लिस्टों के अंदर वोट मतदाता सूचियों के अंदर जो हेर-फेर किया गया है, उसका क्या चुनावी परिणाम पे असर होगा, इसका अनुमान लगाना तकरीबन नामुमकिन है। जिन लोगों ने ये हेर-फेर करवाया है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, वो खुद भी ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका चुनाव नतीजों पे क्या असर होगा। कुछ भी हो सकता है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ हेर-फेर किया गया है, वहाँ कितना वोट पड़ता है, किस समुदाय का कितना वोट पड़ता है, क्या चीज़ किसको कैंसल कर देती है, कोई कुछ नहीं जानता। पहली बात तो ये है, ये चीज़ इस चुनाव के ऊपर पहला धुंधला आवरण डालती है। दूसरा धुंधला आवरण पड़ता है जब 8वां वेतन आयोग घोषित होता है। उसका दिल्ली के मध्य वर्ग नौकरी पेशा वोटर जो दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर है, उसके ऊपर असर पड़ता है। निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। ये असंभव है कि पेंशन याफ्ताओं के ऊपर और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर, खास तौर से सरकारी नौकरियों वाले लोगों के ऊपर उसका असर ना पड़े। सरकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का समर्थन नहीं किया था, कम किया था। तो ज़ाहिर है कि वो लोग, उनकी नाराज़गी कुछ ना कुछ तो कम हुई होगी। ये मैंने नहीं मान सकता उनकी नाराज़गी 8वें वेतन आयोग घोषित होने से बढ़ गई हो, कुछ ना कुछ तो कम हुई होगी। तीसरा कारण जो है वो केंद्रीय बजट है। केंद्रीय बजट ने जिस तरह से आयकर में बहुत बड़े पैमाने पर राहत दी है, तो वो सरकारी कर्मचारियों के भी दायरे से बाहर हटकर जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, वहाँ तक भी वो फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये एक ये हैं मुख्य तौर पर 3 कारण, और चौथा कारण ये है कि ये आकलन कर पाना भी बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा। कांग्रेस अपने प्रदर्शन से अगर कांग्रेस के वोट बढ़ते हैं, तो किस सीमा तक वोट बढ़ने पर वो किसका वोट काटेगी? वो अ, आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उस वोट को बाँटेगी? ये भी चीज़ें अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कई तरह के विश्लेषण हैं। जैसे एक विश्लेषण ये है कि भई कांग्रेस, जो मैं भी करता रहा हूँ, कि अगर कांग्रेस को बहुत कम वोट मिला, तो उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस को अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़कर वोट मिला, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तब भी फ़ायदा आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। अगर कांग्रेस का वोट बढ़कर 12 से 15% हो गया, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट काट लेगी। अगर कांग्रेस का वोट बढ़कर 20% से ऊपर पहुंच गया, तो खुद उसकी सीटें निकलनी शुरू हो जाएंगी। 25% पहुंच गया तो त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, और अगर 40% निकल पहुंच गया तो वो कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। तो अब ये इस तरह के विश्लेषण बहुत से हैं, और आंकड़े ऐसे हैं जिनमें अ, हर बार किस नए दृष्टि से नए कोण से देखने पे एक नया उसमें नतीजा नज़र आता है। जैसे कि अभी हाल ही में मैं एक विश्लेषण सुन के आया हूँ, मैं खुद भी उस बहस में भागीदार था। जैसे कि 2015 में जब कांग्रेस को करीबन 9% 10% के आसपास वोट मिला था। और दिल्ली की 36 ऐसी सीटें थीं
जिसमें कांग्रेसी उम्मीदवारों ने 10-10 हजार से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे, कुछ सीटों पर तो 20-20 हजार से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें ही जीत पाई, बाकी वो सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। बस उस चुनाव में भाजपा को कुल मिलाकर 3 ही सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कांग्रेस के वोट बढ़ने से भाजपा ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर लाभान्वित हो पाई। अच्छा, इसी प्रकार 2020 में जब भाजपा को कांग्रेस को केवल 4.25% वोट मिला था, तो उसमें भी कांग्रेस ने जिन सीटों पर अच्छा वोट प्राप्त किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के मोटे तौर पर उनमें हिस्से में नहीं गई सीटें, उनमें शायद बहुत ही 1, 2 या 3 सीटें ही भाजपा के हिस्से में गई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस को मिले वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। अब आप देखिए 2013 का चुनाव, 2013 के चुनाव में तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को शायद 28% वोट मिला था, तो कांग्रेस को करीब 24% वोट मिला था। तो उस 24% वोट मिलने पर भी आम आदमी पार्टी की सीटें कांग्रेस से ज्यादा थी, कांग्रेस की सीटें तो केवल 8 थी। आम आदमी पार्टी ने उसके साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन उसमें कांग्रेस जूनियर पार्टनर थी। तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा, वो आम आदमी पार्टी का वोट छीनेगी या उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के वोट का बंटवारा कर देगी, उसको कमजोर कर देगी एंटी इनकम्बेंसी को। ये सब बातें कुछ नहीं कही जा सकती। मेरा एक विश्लेषण जरूर है जो मैं नई परख में उसको साझा कर चुका हूं, और वो ये है कि ये इस चुनाव में मेरे अंदाजे के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने इसका सांप्रदायिकीकरण करने से परहेज किया। आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब तो सांप्रदायिकीकरण करना चाहे कोई कर ही नहीं सकता। आपको ध्यान होगा कि 2020 के चुनाव में कितना जबरदस्त और नंगा सांप्रदायिकीकरण हुआ था। शायद उसका एक कारण यह है कि वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमान वोट किसी तरीके से बट जाए, वो एक जगह न पहुंचे। अगर वो जम के सांप्रदायिकीकरण करती तो मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता। लेकिन इसके बावजूद खबरें इस तरीके की मिल रही हैं कि जो अल्पसंख्यकों का वोट है, वो अभी भी उसकी पहली प्राथमिकता सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी बनी हुई है। ओवैसी की पार्टी भी मैदान पे है। उनके समर्थक कहते फिर रहे हैं कि कम से कम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वो जोरदारी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब निष्पक्ष किस्म के पत्रकार वहां जाते हैं तो उन्हें नहीं दिखाई पड़ते ऐसे मुसलमान मतदाता जो ओवैसी को वोट देने के लिए तैयार हों। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, कोई भी व्यक्ति, सबके लिए निर्वाचन क्षेत्र सुलभ है, कोई भी वहां जा सकता है, मतदाताओं से मिलकर उनका अंदाजा ले सकता है। दिल्ली में तो ये बिहार की तरह नहीं है मामला। तो ये है स्थिति। इसलिए कह नहीं सकते कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाएगा। एक बात केवल है कि चाहे भाजपा के समर्थक हों, चाहे कांग्रेस के समर्थक, सब लोग ये मानते हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उसकी बढ़त थी, उस बढ़त को थोड़ा कम जरूर कर दिया है। लेकिन जैसे कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार अभियान है, जिसमें बीच में काफी धीमापन आया, फिर पिछले 5-6 दिनों से काफी वो तेजी से आगे बढ़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। तो उसके बारे में क्या हम ठोस रूप से कुछ कह सकते हैं कि अभी उनका प्रदर्शन कैसा आखिर लग रहा है? क्या वो कुछ सीटों पे दावेदारी कर हम सकते ये हैं? मानते हैं कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, एकताबद्ध होकर चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है उसको कुछ तो असर पड़ेगा, उसको वोट बढ़ेंगे। वोट बढ़ेंगे तो वो वोट, वही तो मैं कह रहा हूं, वो वोट बढ़ेंगे तो वो किसकी कीमत पे उसके वोट बढ़ेंगे। भाई, जब 2015 में उसको 9% के आसपास वोट मिले थे और 2020 में उसके वोट 5% घट गए थे, 4%, 4.25% रह गए थे, तो वो वोट भाजपा में चले गए थे। भाजपा के वोट 32 से बढ़ के 38 हो गए थे। इस बार किसके वोट कांग्रेस लेगी? भाजपा चाहती है कि कांग्रेस वोट काटे तो वो मुसलमानों के और दलितों के वोट काटे। भाई, पिछली बार 12 सीटें दलित, 12 सीटें शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, 12 सीटें मुसलमान प्रभाव की सीटें हैं। इनमें से सब 12 की 12 सीटें दलित वाली आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। तो ये एक ऐसी स्थिति, इसमें कोई नहीं जानता कि कांग्रेस कितने वोट प्राप्त करेगी और किसके वोट प्राप्त करेगी। ये है असली बात। दूसरे, एक विश्लेषण ये है और जो सही भी लगता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का जो रवैया है और जो क्षेत्रीय नेतृत्व का रवैया है, उन दोनों में कुछ अंतर्विरोध है। जैसे क्षेत्रीय नेतृत्व चाहता है कि आम आदमी पार्टी को निस्त नाबूद कर दिया जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व शायद ये नहीं चाहता।
तो ये जो किसी पार्टी में अगर इस प्रकार का अंतर्विरोध होता है तो वो बहुत प्रभावी ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाती। एक चीज मुझे चुनाव प्रचार की शैली पर भी लगा, जैसे पिछली बार 2020 में मुझे याद है कि एकदम हमारे बगल में अरविंद केजरीवाल आए थे और तकरीबन 1000 या 2000 लोगों की सभा को उन्होंने संबोधित किया था। इस बार अमित शाह यहाँ से गुजरे, 700 लोग होंगे, 500 से 700, लेकिन वो गुजरे उम्मीदवार के साथ। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए और आज मैं देख रहा था कि उन्होंने कुल 37 जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित किया है। तो एक तरीके से क्या मैं माने कि चुनाव प्रचार में उतना जोर नहीं दिखा पाए? हर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जाना नहीं, चाहिए। अगर आप अमित शाह, नरेंद्र मोदी और कांग्रेसी नेताओं, राहुल गांधी वगैरह सबकी रैलियों को जोड़ लें तो सारे नेताओं ने मिलकर कुल 33 रैलियों को संबोधित किया है और अकेले अरविंद केजरीवाल ने 37 रैलियों को संबोधित किया है। मतलब अकेले व्यक्ति ने सबको जोड़ के से भी उनसे ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। तो नंबर 1 के चुनाव प्रचारक तो वही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। एक अन्य घटना आज घटी जिस पे मैं थोड़ी-सी आपकी राय जानना चाहूँगा, और वो है राहुल गांधी का भाषण जो उन्होंने आज लोकसभा में दिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहस के दौरान। और मुझे ये लगा कि उसमें बहुत सारी बातें थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये कि पहली बार संसद के पटल पर चुनाव के भीतर जो धांधली हो रही है उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा, जो बात पहले आप भी कहते रहे हैं, कि 70 लाख वोट जो हैं वो महाराष्ट्र में 5 महीनों के भीतर बढ़े। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा धीरे-धीरे अब काफ़ी गंभीर रूप ले रहा है? क्योंकि आपने पहला कारण भी इसे बताया दिल्ली के चुनाव में प्रभावित जी, करने वाला जी, था। मैं उस भाषण के बारे में मुझे जानकारी है और मैं ये मानता हूँ जिन बातों को हम लोग सोशल मीडिया पर कहते रहे, जैसे कि हम लोग ये बातें कहते रहे कि वहाँ जयशंकर गए विदेश मंत्री और नरेंद्र मोदी के लिए वो निमंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते रहे, उनको निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ। तो इस बात का मजाक भी सोशल मीडिया पर उड़ाया गया, हम लोगों ने उसकी समीक्षाएं वगैरह की। तो राहुल गांधी ने उस बात को संसद के पटल पर रखा। अभी तक जो बात केवल सोशल मीडिया में मौजूद थी, गोदी मीडिया उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा था, राहुल गांधी ने उसको रखा। इसी तरह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का धांधली करने का जो मॉडल है, उस मॉडल की पोल उन्होंने खोलने की कोशिश की। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और ये लोकतंत्र के इतिहास में इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो संसद के पटल पर नहीं रखते तो वो नहीं रखते तो और कोई रखता ही नहीं। उन्होंने हिम्मत की और इस बात को उन्होंने संसद के पटल पर रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इतने वोट बढ़ गए हैं, तो सवाल यह है कि कांग्रेस ने उसकी पोल उस तरह क्यों नहीं खोली जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उस प्रक्रिया की पोल खोलने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी कितनी सफल हो पाई कितनी नहीं, 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस अगर महाराष्ट्र के चुनाव में सही तरीके से पेशबंदी करती, आंखें खुली रखती, तो उसको बहुत कांग्रेस का पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत होता और सारे विपक्ष का पक्ष भी कहीं ज्यादा मजबूत होता। क्या इस तरीके से जो मतदाता एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, ये एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क भी बनाता है कि जब एक देश में एक ही साथ चुनाव होगा हर जगह, तो फिर इस तरह की धांधली नहीं हो पाएगी। हालाँकि संभव नहीं है, फिर भी क्या हम ये कह नहीं, सकते क्यों हैं? नहीं हो पाएगी इस तरह की धांधली? क्योंकि एक ही जगह अगर नाम रहेगा फिर। नहीं, नहीं, एक देश एक चुनाव के पक्ष में धांधली अगर अगर वो तो ये तो निर्वाचन क्षेत्र पे केंद्र करके धांधली की जाती है ना। ये धांधली तो ये की जाती है कि हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से पार्टियां, जो भाजपा है वो तय करती है कि ये निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है, इसमें ये वोटर्स जो हैं, 2-3 पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देख के ये वोटर हमारे खिलाफ वोट करते हैं मतदाता सूची में, और उनके इनके नाम निकलवा दिए जाएं, इसमें से इनकी जगह दूसरे नाम डलवा दिए जाएं। ये तो पैटर्न वो है ना जो दिल्ली में अपनाया गया है। ठीक है, मुझे बस ये लग रहा था कि जैसे अगर एक साथ चुनाव हो रहा है, तो अगर मेरा सासाराम में नाम है, तो फिर मैं ये बहाना नहीं बना सकता हूँ कि दिल्ली में मैं शिफ्ट कर गया हूँ क्योंकि 5 महीने के बाद चुनाव है। तो फिर नहीं, मैं एक ही बहुत जगह सारे रहूँगा। किसी असल में है क्या, अगर आपने चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है, चुनाव आयोग को पटा लिया है, तो बहुत सारा फर्जी वोटर जो है ना, आप उन बहुत सारे फर्जी वोटरों के नाम जुड़वा सकते हैं और वो लोग वहां पर जाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोट डाल सकते हैं। उसको वहां पर चेक कर पाना, जब उनका वोटर लिस्ट में नाम दिखाई पड़ेगा है, और वो उसका प्रमाण देंगे कि हम यही आदमी है, उनको तो वो उनको वोट डलवाने पड़ेंगे उनको वोट। देखिए, चुनाव प्रणाली में जो धांधलियां आ गई हैं, उन धांधलियों का परिष्कार करना बहुत आवश्यक है।
और केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस बात पे चुप रहती है क्योंकि उसको उसका फायदा होता है, बाकी सारी पार्टियां इस सवाल इसके खिलाफ बोलती हैं। अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो क्या ये मुद्दा थोड़ा हल्का पड़ जाएगा? क्योंकि फिर कहा जाएगा कि दिक्कत सामान्य की सी बात बात यह है। है कि जीतने के बावजूद इस मुद्दे को हल्का नहीं पड़ने देना चाहिए। हुँ, भाई आप चुनाव जीत जाते हैं, इससे क्या होता है? सवाल ये है कि ये सब करने की कोशिश की गई कि नहीं की गई, तो रिकॉर्ड पे है। ये सब करने की कोशिश की गई कि एक-एक मंत्री, विधायक और एमपी के पते पर 30-30, 35-35, 25-25 वोट घुसवाने की कोशिश की गई। तो बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने उसका भंडा फोड़ दिया, हुँ, तो वो विवाद पैदा हो गया, हुँ। सफाइयां देनी पड़ी। लेकिन अगर वो चुप आम आदमी पार्टी नहीं समझ पाती क्या हो रहा है, तो वो तो सारे के सारे वोट वोटर लिस्टों में डाल दिए जाते। एक आखिरी सवाल, मैं ये खबर देख रहा था कि हरियाणा में अनिल विज नाराज हैं, कुछ-कुछ मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मीटिंग्स में नहीं जा रहे, महत्वपूर्ण मीटिंग्स में। क्या इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए या छोटी-छोटी बातें हैं जो भाजपा के भीतर चलती रहेंगी? देखिए, ये सब राजनीति में चलता रहता है। अब हरियाणा की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें भी नाराजगी है। महाराष्ट्र की सरकार गठजोड़ सरकार है, तो उसमें नाराजगी थोड़ी बहुत हमेशा रहती ही है। अनिल विज तो स्थायी रूप से नाराज हैं। जब तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, हमेशा उनके खिलाफ बोलते रहते थे, उनकी छीटाकशी करते रहते थे। हमेशा उनका एक रहता था, अभी उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मैं हरियाणा की किस्मत बदल दूंगा। मुख्यमंत्री पद के स्थायी दावेदार हैं, वो महत्वपूर्ण है, उनको उनको आला कमान नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो वो तो इस तरह से सब सब पार्टियों में, सारे सरकारों में रहता है। इनकी वो चर्चा की जा सकती है कि इनके क्या कारण है, पहले क्या कारण थे, लेकिन इससे ये मानना कि वो सरकार कमजोर है या टूट जाएगी, ये मेरे ख्याल से एक दूर की कौड़ी होगी। हम आज की बातचीत को इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहूँगा कि वे हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ भी दें। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।